आज हम लोग क्लास 11 के फिजिक्स के सेकंड पेपर का पहला यूनिट स्टार्ट करेंगे। जो भी लेक्चर होगा मैं उसको इस प्रकार बनाने का प्रयास करूंगा कि वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कंफर्टेबल हो और लैंग्वेज का कोई इशू ना बनने पाए। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक होगा, सबसे पहले तो आप यूनिट का नाम डालेंगे। तो फिजिक्स के सेकंड पेपर का जो पहला यूनिट होता है वह जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। हिंदी में कहा जाए तो द्रव्य के सामान्य गुण। तो सेकंड पेपर के पहले यूनिट में हम लोग मैटर के सामान्य गुणों के बारे में पढ़ेंगे कि मैटर में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। कुछ इस मैटर के हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी का स्टडी करेंगे। और मैटर का एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है इलास्टिसिटी, वह हम लोग का इस यूनिट का पहला चैप्टर होगा। तो सेकेंड पेपर का हम लोग का पहला यूनिट होगा जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी द्रव्य के सामान्य गुण। और द्रव्य का एक गुण होता है इलास्टिसिटी, वह हम लोग का पहला चैप्टर होगा। हिंदी में कहा जाए तो प्रत्यास्था। तो सारे बच्चे यूनिट का नाम डाल लेंगे जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, और इस यूनिट का जो पहला चैप्टर इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्था होगा वह आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सारे बच्चे यूनिट का नाम डाल ले और पहला चैप्टर लिखे इलास्टिसिटी। तो चले स्टार्ट किया जाए। देखिए, इलास्टिसिटी को समझने से पहले कुछ टर्म हमको और जानने होंगे, तब जाके हमको चैप्टर का नाम यानी इलास्टिसिटी प्रत्यास्था क्या होता है तब जाके हमको यह समझ में आएगा। तो इसको समझने से पहले कुछ और टर्म जानने होंगे, तो चले उनको स्टार्ट किया जाए। इस चैप्टर में जो सबसे पहला टर्म आपको जानना होगा वह होगा डीफॉर्मिंग फोर्स, या हिंदी में कहा जाए कि विरूपक बल। सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि विरूपक बल क्या होता है। देखो भाई, नाम से क्लियर हो रहा है डीफॉर्मिंग फोर्स माने ऐसा फोर्स जो फॉर्म को चेंज कर दे, यानी आकार आकृति को चेंज कर दे। नाम देखो भाई, डीफॉर्मिंग फोर्स ऐसा फोर्स जो फॉर्म को यानी रूप को या कहिए आकार आकृति को चेंज कर दे, उसका नाम क्या होगा? विरूपक बल। जैसे यह मार्कर के ढक्कन के ऊपर हमने एक बल लगाया और इनके आकार आकृति में परिवर्तन हो गया, तो इस वाले बल का नाम क्या होगा? विरूपक बल। ऐसा बल जो किसी वस्तु के आकार आकृति में परिवर्तन कर दे उसका नाम होगा विरूपक बल। डीफॉर्म माने उनके फॉर्म को चेंज कर दे, उसी वाले फोर्स का नाम होगा डीफॉर्मिंग फोर्स, या हिंदी में कहा जाए तो विरूपक बल। तो चलिए आप लोग इसकी परिभाषा लिखिए। वह बल जो किसी वस्तु के आकार आकृति में परिवर्तन कर दे, वह बल जो किसी वस्तु के आकार आकृति में परिवर्तन कर दे उसे विरूपक बल कहते हैं। वह बल जो किसी वस्तु के आकार आकृति में परिवर्तन कर दे उसे विरूपक बल कहते हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के होंगे वह अपने डिफिनेशन को नोट कर लेंगे। द फोर्स विच कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज डीफॉर्मिंग फोर्स।
ऐसा फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को यानी आकार आकृति को बदल दे उसका नाम क्या होगा? डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे हमारे पास यह एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमने एक बल लगाया, इनके आकार आकृति में परिवर्तन हो गया, तो इस वाले बल का नाम क्या होगा? विरूपक बल। हमारे पास ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, इनके ऊपर हमने बल लगाया, इनके आकार आकृति में परिवर्तन हो गया, तो इस बल का नाम क्या होगा? विरूपक बल। तो ऐसा बल जो किसी वस्तु के आकार आकृति में परिवर्तन कर दे तो उस बल का नाम क्या होगा? विरूपक बल। डेफिनेशन नोट करिए। तो विरूपक बल सबका क्लियर हो गया होगा कि ऐसा बल जो किसी वस्तु के आकार आकृति में परिवर्तन कर देगा उस बल का नाम क्या होगा? विरूपक बल होगा। तो वह बल जो किसी वस्तु के आकार आकृति में परिवर्तन कर दे, उनके फॉर्म में परिवर्तन कर दे, उसका नाम होगा डिफॉर्मिंग फोर्स, या हिंदी में कहा जाए तो विरूपक बल। अब अगला आप हेडिंग बनाइए, आकार आकृति में परिवर्तन के आधार पर आकार आकृति में परिवर्तन के आधार पर वस्तुओं के प्रकार। आकार आकृति में परिवर्तन के आधार पर वस्तुओं के प्रकार। आकार आकृति में परिवर्तन के आधार पर वस्तुओं के प्रकार। इंग्लिश लिख लीजिएगा, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन शेप एंड साइज। टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन शेप एंड साइज। आकार आकृति में परिवर्तन के आधार पर वस्तुओं के प्रकार। इसमें आप लिखिए, आकार आकृति में परिवर्तन के आधार पर आकार आकृति में परिवर्तन के आधार पर वस्तुएं तीन प्रकार की होती हैं। आकार आकृति में परिवर्तन के आधार पर वस्तुएं तीन प्रकार की होती हैं। ठीक, तीनों का आप नाम भी लिखेंगे। रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड, प्लास्टिक, सुघट्य होता हिंदी, और लास्ट होता इलास्टिक, हिंदी प्रत्यास्थ होता है। और यहीं से हमको चैप्टर का नाम इलास्टिसिटी समझ में आएगा। तो आकार आकृति में परिवर्तन के आधार पर वस्तुएं तीन प्रकार की। रिजिड बॉडी होता है, दृढ़ पिंड होता है, प्लास्टिक यानी सुघट्य होता है, और इलास्टिक यानी प्रत्यास्थ होता है। तो तीनों का आप पहले नाम लिख लेंगे कि आकार आकृति में परिवर्तन के आधार पर वस्तुएं तीन प्रकार की होंगी। रिजिड होगा, प्लास्टिक होगा, इलास्टिक होगा। चलो भाई, तीनों को समझा जाए। अगर हमने किसी वस्तु के ऊपर बल लगाया और उनके आकार आकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो उसका नाम होगा रिजिड बॉडी, या हिंदी में कहा जाए कि दृढ़ पिंड। अगर किसी वस्तु के ऊपर आपने बल लगाया, उनके आकार आकृति में परिवर्तन नहीं हुआ तो उसे क्या कहेंगे? रिजिड बॉडी। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा? डायमंड हो गया, हीरा हो गया, ठीक है, ईंट हो गया, ठीक है, कोई भी जो हार्ड सबस्टांस होगा, स्टोन हो गया, एटसेट्रा। अगर किसी वस्तु के ऊपर हमने विरूपक बल लगाया और उनके आकार आकृति में परिवर्तन नहीं हुआ तो उनका नाम क्या होगा? रिजिड बॉडी।
हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया और उनके आकार आकृति में परिवर्तन नहीं होगा तो नाम क्या होगा? रिजिड बॉडी। पहले सुन लो फिर अभी लिखा जाएगा। प्लास्टिक क्या होगा? अगर हमने विरूपक बल लगाया, डीफॉर्मिंग फोर्स लगाया और आकार आकृति में हमेशा के लिए परिवर्तन होगा तो नाम क्या होगा? प्लास्टिक। जैसे गीली मिट्टी हो गया, मोम हो गया, ठीक, वैक्स माने मोम, ठीक, गुथा हुआ आटा हो गया, यह सब। तो अगर आपने विरूपक बल लगाया और आकार आकृति में हमेशा के लिए परिवर्तन हो गया तो नाम क्या होगा? इलास्टिक। और तीसरे टाइप का ऑब्जेक्ट होता है इलास्टिक, इसका नाम प्लास्टिक होगा, सॉरी। इलास्टिक क्या होगा? अगर आपने वस्तु के ऊपर विरूपक बल लगाया और आकार आकृति में परिवर्तन हुआ और जैसे विरूपक बल हटा दिया या पुनः प्रारंभिक आकार आकृति में आ जाएगा तो ऐसे ऑब्जेक्ट को इलास्टिक कहेंगे और इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहेंगे, जो आपके चैप्टर का नाम है। तो आकार आकृति में परिवर्तन के आधार पर वस्तु तीन प्रकार का, आपने बल लगाया, आकार आकृति में परिवर्तन नहीं हुआ, रिजिड बॉडी। आपने बल लगाया, आकार आकृति में हमेशा के लिए परिवर्तन हो गया तो प्लास्टिक होगा। आपने बल लगाया, आकार आकृति में परिवर्तन हुआ लेकिन जैसे ही बल हटा लिया वह पुनः प्रारंभिक आकार आकृति में चलाएगा तो ऐसे का नाम इलास्टिक होगा और इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी। इनका एग्जाम्पल क्या होगा? क्वार्टज होगा, फास्फोरस ब्रांज होगा, ठीक। तो आकार आकृति में परिवर्तन के आधार पर वस्तुएं तीन प्रकार की होंगी। आप तीनों का नाम लिख लिया। पहला हेडिंग बनाइए कि रिजिड बॉडी क्या होता है, दृढ़ पिंड किसे कहते हैं। पहला आप हेडिंग बना लीजिए कि दृढ़ पिंड क्या होता है, रिजिड बॉडी किसे कहते हैं। लिखिए, वह वस्तु जिस पर बल लगाने पर वह वस्तु जिस पर बल लगाने पर उसके आकार आकृति में कोई परिवर्तन न हो, वह वस्तु जिस पर बल लगाने पर उसके आकार आकृति में कोई परिवर्तन न हो, उसे दृढ़ पिंड कहते हैं। वह वस्तु जिस पर विरूपक बल लगाने पर उसके आकार आकृति में कोई परिवर्तन न हो, उसे दृढ़ पिंड कहते हैं, ठीक। इंग्लिश में आप लिख लीजिएगा, द ऑब्जेक्ट हुज शेप एंड साइज डू नॉट चेंज ऑन अप्लाइंग फोर्स इज नोन एज रिजिड बॉडी। और इसका आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जैसे आप डायमंड लिख लीजिएगा। डायमंड तो हार्डेस्ट सबस्टांस होता है। ब्रिक लिख लीजिएगा, ईंट, स्टोन लिख लीजिएगा, एटसेट्रा कर दीजिएगा। ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पर बल लगाने पर उनके आकार आकृति में परिवर्तन न हो, उसका नाम रिजिड बॉडी होगा, दृढ़ पिंड होगा, ठीक। चले, अच्छा, रिजिड बॉडी के बारे में एक चीज आप यह भी जान लीजिए कि यह इमेजिनरी है, वास्तव में कोई भी पिंड रिजिड नहीं होगा। एक ऐसा बल का मान आएगा या कहीं ऐसा विरूपक बल का मान आएगा जब इनके भी आकार आकृति में परिवर्तन हो जाएगा। वास्तव में
कोई भी बॉडी रिजिड नहीं होता, एक ऐसा मान आएगा विरूपक बल का जब इनके भी आकार आकृति में परिवर्तन होगा। जैसे डायमंड हुआ, ब्रिक हुआ, स्टोन हुआ, इसके ऊपर हम बल लगाएं, इनके आकार आकृति में परिवर्तन नहीं हुआ, हमने कहा यह रिजिड बॉडी है। अगर हम यही बल हथौड़े के जरिए लगाएं, जेसीबी के जरिए लगाएं या किसी भी बड़ी मशीनरी के जरिए लगाएं, तब तो इनके आकार आकृति में परिवर्तन हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि यह रिजिड बॉडी नहीं है। तो आप एक बात यह जान लीजिए, रियलिटी में अगर कहा जाए तो कोई भी बॉडी रिजिड नहीं होगा, एक ऐसा बल का मान आएगा जब इनके भी आकार आकृति में क्या होगा, परिवर्तन। फिलहाल फिजिक्स जो कहता है कि रिजिड बॉडी क्या है, तो जिस ऑब्जेक्ट पर बल लगाने पर उनके आकार आकृति में परिवर्तन ना हो उसको रिजिड बॉडी कहेंगे। और डेली लाइफ में छोटे बलों के लिए यह चीज डायमंड के लिए, ईंट के लिए, पत्थर के लिए, कंक्रीट हाउस के लिए सही होगा। बाकी आप यह चीज जान लीजिए कि यह भी रिजिड नहीं हो, यह भी रिजिड, वास्तव में कोई भी बॉडी रिजिड नहीं होता, एक ऐसा बल का मान आएगा जब इनके भी आकार आकृति में परिवर्तन होगा। तो इसको आप छाप लीजिए कि रिजिड बॉडी क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक भाई, अब हम लोग समझा जाए कि प्लास्टिक क्या होता है। दूसरा अब हम लोग समझेंगे कि प्लास्टिक क्या होता है। प्लास्टिक या हिंदी में इसको सुघट्टे कहते हैं। भाई प्लास्टिक क्या होगा, ऐसा बॉडी जिसके ऊपर हमने विरूपक बल लगाया और आकार आकृति में हमेशा के लिए परिवर्तन हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे, प्लास्टिक कहेंगे। अगर हमने विरूपक बल लगाया, आकार आकृति में परिवर्तन नहीं हुआ तो कहेंगे रिजिड, और विरूपक बल लगाया, आकार आकृति में हमेशा के लिए परिवर्तन होगा तो क्या कहेंगे, प्लास्टिक। लिखिए, वह वस्तु जिस पर विरूपक बल लगाने पर आकार आकृति में हमेशा के लिए परिवर्तन हो जाए, वह वस्तु जिस पर विरूपक बल लगाने पर आकार आकृति में हमेशा के लिए परिवर्तन हो जाए, उसे प्लास्टिक कहते हैं। वह वस्तु जिस पर विरूपक बल लगाने पर आकार आकृति में हमेशा के लिए परिवर्तन हो जाए, उसे प्लास्टिक कहते हैं। ठीक, आप इंग्लिश भी लिख लीजिएगा अगर लिखना चाहेंगे। द ऑब्जेक्ट हु शेप एंड साइज चेंज फॉर ऑलवेज ऑन अप्लाइंग डिफॉर्मिंग फोर्स इज नोन एज प्लास्टिक। इसका उदाहरण क्या होगा, गीली मिट्टी होगा, मोम होगा और गुथा हुआ आटा होगा। ठीक है, ऐसा प्लास्टिक का एग्जाम्पल होगा। छापेंगे भाई इसको। तो रिजिड और प्लास्टिक हमने जान लिया। बल लगाया, आकार आकृति में परिवर्तन नहीं हुआ तो रिजिड होगा, और बल लगाया, आकार आकृति में हमेशा के लिए परिवर्तन हो जाएगा तो प्लास्टिक। अब तीसरा वाला हम लोग जानेंगे कि इलास्टिक क्या होता है। इलास्टिक प्रत्यास्थ। भाई इलास्टिक क्या होता है, हमने बल लगाया, आकार आकृति में परिवर्तन हुआ, लेकिन जैसे ही हमने विरूपक बल हटाया पुनः या प्रारंभिक आकार आकृति में चला आएगा, तो इसका नाम क्या होगा, इलास्टिक। ऐसा वस्तु जिस पर हम विरूपक बल लगाएंगे आकार आकृति में परिवर्तन होगा, लेकिन जैसे विरूपक बल हटा लेंगे पुनः प्रारंभिक आकार आकृति में चला आएगा, उसका नाम क्या होगा, इलास्टिक। ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पर विरूपक बल लगाया, आकार आकृति में परिवर्तन हुआ, लेकिन जैसे विरूपक बल हटा लेंगे
फिर प्रारंभिक आकार आकृति में चला जाएगा, उसका नाम क्या होगा? इलास्टिक होगा। लिखा जाए वह वस्तु जिस पर विरूपक बल लगाने पर वह वस्तु जिस पर विरूपक बल लगाने पर आकार आकृति में परिवर्तन हो जाए आकार आकृति में परिवर्तन हो जाए तथा विरूपक बल हटा लेने पर या पुनः प्रारंभिक आकार आकृति में चला जाए, वह वस्तु जिस पर विरूपक बल लगाने पर आकार आकृति में परिवर्तन हो जाए तथा विरूपक बल हटा लेने पर पुनः प्रारंभिक आकार आकृति में लौट जाए, उसे प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। उसे प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। वह वस्तु जिस पर विरूपक बल लगाने पर आकार आकृति में परिवर्तन हो जाए परंतु विरूपक बल हटा लेने पर वह पुनः प्रारंभिक आकार आकृति में लौट जाए, उसे प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में लिखिए, वास्तव में कोई भी वस्तु प्रत्यास्थ नहीं होती परंतु क्वार्टज और फास्फोरस ब्रॉन्ज को प्रत्यास्थ माना जाता है। वास्तव में कोई भी वस्तु प्रत्यास्थ नहीं होती परंतु क्वार्टज और फास्फोरस ब्रॉन्ज को प्रत्यास्थ माना जाता है। चलिए यह समझा जाए या मैंने क्या कहा। यह एक वस्तु है, इस पर हमने विरूपक बल लगाया, आकार आकृति में परिवर्तन हुआ और विरूपक बल हटा लिया या पुनः प्रारंभिक आकार आकृति में चला गया तो इसका नाम इलास्टिक होगा। लेकिन एक ऐसा विरूपक बल का मान आएगा जब इनके अंदर से इलास्टिसिटी का गुण खत्म हो जाएगा। तो वही चीज हमने कहा कि कोई भी वस्तु पूरा परफेक्टली इलास्टिक नहीं होगा, कुछ हद तक यह इलास्टिक का गुण दिखाएगा। बाकी क्वार्टज और फास्फोरस ब्रॉन्ज जो होता है वह बल के अधिकतर सीमाओं तक इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी दिखाएगा, तो इनको आइडियल इलास्टिक मानते हैं। तो वही चीज हमने कहा कि कोई भी इलास्टिक नहीं है पूरी तरीके से, फिर भी क्वार्टज और फास्फोरस ब्रॉन्ज के अंदर यह प्रॉपर्टी ज़्यादा है तो हम लोग इसको इलास्टिक मानते हैं। ऐसा एक बल का मान आएगा जब इनके अंदर से इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा और उसे हम लोग इलास्टिक लिमिट कहते हैं। तो यह भी हमने जान लिया कि आकार आकृति में परिवर्तन के आधार पर वस्तु तीन प्रकार का होगा। बल लगाया, आकार आकृति में परिवर्तन नहीं हुआ तो रिजिड होगा। बल लगाया, आकार आकृति में हमेशा के लिए परिवर्तन होगा तो प्लास्टिक। बल लगाया, आकार आकृति में परिवर्तन हुआ लेकिन जैसे ही बल हटा लिया पुनः प्रारंभिक आकार आकृति में लौट आएगा तो नाम होगा इलास्टिक।
अब हम लोग डायरेक्ट चैप्टर का नाम समझेंगे कि इलास्टिसिटी क्या होता है, प्रत्यास्था किसे कहते हैं। तो सब लोग भाई हेडिंग बना लो, इलास्टिसिटी प्रत्यास्था, कि इलास्टिसिटी क्या होता है, प्रत्यास्था किसे कहते हैं। सारे बच्चे हेडिंग बनाएं, इलास्टिसिटी प्रत्यास्था, जो आपके चैप्टर का नाम था। देखो भाई, इलास्टिसिटी क्या होता है, यह एक वस्तु है, इस पर हमने विरूपक बल लगाया, आकार आकृति में परिवर्तन हुआ और जैसे विरूपक बल हटा लिया यह पुनः प्रारंभिक आकार आकृति में लौट जाएगा। तो इस वस्तु को हम लोग इलास्टिक कहेंगे और इसके इस गुण को हम लोग क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी। तो प्रत्यास्था क्या होता है, यह किसी भी वस्तु का गुण होता है और इस गुण के कारण वह आकार आकृति में परिवर्तन का विरोध करेगा और जैसे आप विरूपक बल हटा लेंगे वह पुनः प्रारंभिक आकार आकृति में लौट जाएगा। इलास्टिसिटी क्या होगा, यह वस्तु था, आपने विरूपक बल लगाया, आकार आकृति में परिवर्तन हुआ, जैसे विरूपक बल हटा लिया पुनः या प्रारंभिक आकार आकृति में चला गया। तो इस वस्तु को इलास्टिक कहेंगे और इसके इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी। लिखा जाए भाई, प्रत्यास्था क्या होता है। चैप्टर का नाम अब आपको समझ में आ गया होगा। किसी वस्तु का वह गुण किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने आकार आकृति में परिवर्तन का विरोध करे, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने आकार आकृति में परिवर्तन का विरोध करे तथा विरूपक बल हटा लेने पर वह पुनः प्रारंभिक आकार आकृति में लौट जाए तथा विरूपक बल हटा लेने पर वह पुनः प्रारंभिक आकार आकृति में लौट जाए, उसे प्रत्यास्था कहते हैं, उसे प्रत्यास्था कहते हैं। ठीक भाई। इलास्टिसिटी क्या होता है, तो द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सबस्टांस ड्यू टू विच इट अपोज चेंज इन इट्स शेप एंड साइज एंड इट रिटेन इट्स ओरिजिनल शेप ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज नोन एज इलास्टिसिटी। तो किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके का वह अपने आकार आकृति में परिवर्तन का विरोध करे और जैसे ही आप विरूपक बल हटाएंगे वह पुनः प्रारंभिक आकार आकृति में लौट जाएगा। यह वस्तु था, इसके ऊपर हमने विरूपक बल लगाया, आकार आकृति में परिवर्तन हुआ, जैसे विरूपक बल हटा लिया या पुनः प्रारंभिक आकार आकृति में चला गया। तो इस वस्तु का नाम इलास्टिक ऑब्जेक्ट और इस प्रॉपर्टी का नाम इलास्टिसिटी। तो सबको चैप्टर का नाम समझ में आ गया होगा कि इलास्टिसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का वह प्रॉपर्टी है
जिसके कारण वह आकार आकृति में परिवर्तन का विरोध करेगा और जैसे हम लोग विरूपक बल हटा लेंगे वह पुनः प्रारंभिक आकार आकृति में चला जाएगा। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहाँ समाप्त करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग इलास्टिक लिमिट के बारे में और स्ट्रेस यानी प्रतिबल के बारे में स्टडी करेंगे।